हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनहित स्किल में। दोस्तों, आज हमारे पास मिस्टर शादाब अहमद हैं और मिस्टर शादाब अहमद ने हमारे यहाँ से ऑफलाइन कोर्स किया था। तो आज हम मिस्टर शादाब अहमद से जो डीजी के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन आंसर, उनके बारे में जो डिस्कशन करेंगे, जिससे जो हमारे और भी टेक्निकल के साथी जो डीजी ऑपरेटर डेजिग्नेशन के लिए तैयारी करते हैं उन सबको भी मदद मिल सके। तो ये टोटल 24 नंबर्स क्वेश्चन है और उन सभी का आंसर देंगे मिस्टर शादाब अहमद। तो मिस्टर शादाब जी, आप भी थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। जी, मेरा नाम मोहम्मद शादाब अहमद है। हम यहाँ से एक कोर्स किए थे 1.5 महीना पहले, ऑफलाइन कोर्स किए थे, जिससे हम यहाँ से प्लेसमेंट मिला, हम जॉब पा सके। आज हम 2 महीने से जॉब कर रहे हैं। आज हम इंटरव्यू मतलब एक तरह से एक वीडियो बनेगा जिसमें हमसे सवाल किया जाएगा, हम उसका जवाब देंगे डीजी के बारे में। जी, तो शादाब जी, डीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? ये डीजी का फुल फॉर्म होता है डीजल जनरेटर। ओके, डीजी की परिभाषा क्या होती है? डीजी की परिभाषा होता है डीजल जनरेटर एक मशीन है जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। ओके, डीजी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीजी फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ओके, डीजी के कितने चेक्स होते हैं? डीजी में बेसिकली 4 चेक्स होते हैं। ओके, ए चेक, बी चेक, सी चेक और डी चेक होते हैं। वेरी गुड। तो ए चेक हम कब करते हैं? ए चेक शिफ्ट वाइज या डेली चेक इसे कहते हैं, जो हर शिफ्ट के बंदे को करना होता है। और इसमें बेसिकली ये होता है कि आप प्रॉपर तरीके से डीजी का जो भी कोई भी उसमें दिक्कत हो, पहले उसकी पूरे क्लीनिंग रखेंगे। जहाँ डीजी हमारा रहता है उसको यार्ड टू क्लीन रखेंगे, डीजी को साफ रखेंगे और देखेंगे हमारा कोई जो उसमें तार वगैरह होते हैं बैटरी का, वो प्रॉपर तरीके से बना हुआ है कि नहीं, कहीं तो छूटा हुआ नहीं है। वीवेंट वगैरह चेक करेंगे, वोल्टेज चेक कर लेंगे, फ्यूल में कहीं लीकेज वगैरह नहीं हो रहा है, ऐसा हर चीज वो चेक कर लेंगे जिससे हमारा डीजी ना चलने का संभावना हो, जो प्रॉपर तरीके से चल सके, चलने में कोई दिक्कत ना हो, वो हम ये चेक में पूरा करेंगे। वेरी गुड। और बी चेक हम कब करते हैं? जी, बी चेक हम 300 रनिंग आवर, 300 घंटा अगर हमारा डीजी चल चुका है तो करेंगे, नहीं तो अगर हमारा 6 महीना टाइम हो चुका है डीजी के पेची खोए हुए तब हम कर लेंगे। और इसमें बेसिकली हमारा जितना भी फिल्टर होता है वो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि फिल्टर में अगर फिल्टर करता है वहाँ उसमें कचरा वगैरह जाम हो जाता है, तो डीजी को प्रॉपर तरीके से फ्यूल हो गया या एयर हो गया या कूलेंट हो गया, जो भी है उसमें दिक्कत आती है, इसलिए हम प्रॉपर तरीके से फिल्टर चेंज कर देंगे। और इसमें वाटर सेपरेटर होता है जिससे हम फ्यूल ड्रेन करते हैं, जिसमें अगर नमी से पानी वगैरह चला गया फ्यूल में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा वाटर सेपरेटर से वाटर चूंकि हमारे वो भारी होता है उसका डेंसिटी, तो वो नीचे से पानी निकल जाता है। 1/2 लीटर पर या 1 लीटर फ्यूल निकाल लेंगे जिससे हमारे पानी निकल जाए और प्रॉपर फ्यूल रहे उसमें, और जिससे हमारे डीजी चलने में कोई दिक्कत ना हो। यानी फ्यूल के साथ में कोई पानी की मात्रा पानी की मात्रा ना हो, पानी हम बाहर निकाल लेंगे। ओके, और क्या करते हैं बी चेक में? और बी चेक में जितने भी फिल्टर हो गए वो चेंज करेंगे। फ्यूल फिल्टर हो गया, ल्यूबल फिल्टर हो गया, ल्यूबल बाईपास फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, जितने भी फिल्टर हो हम चेंज कर देंगे। ओके, डीजी में कौन सा ऑयल डालते हैं? जी, डीजी में हम ल्यूब ऑयल डालते हैं, जिससे एक 15W40 से कहा जाता है। 15W40 ऑयल भी चेंज होता है। जी जी। ओके, और भी हम रेडिएटर का कूलेंट लेवल चेक कर लेंगे, चेक करते हैं, बैटरी ग्रेविटी वगैरह चेक कर लेते हैं उसमें, और भी कोई कमी होगी वो भी प्रॉपर चेक करेंगे। ओके, वेरी गुड। और सी चेक हम कितने समय पे करते हैं? ये सी चेक बेसिकली 1500 रनिंग आवर पे करते हैं, और 1 साल अगर टाइम हो गया हो तो हम चेक करते हैं। और इसमें टैपेट चेकिंग करते हैं और गैस किट हेड चेंज करते हैं, और फिर इसमें रेडिएटर जो होता है जो कूलिंग करता है, रेडिएटर को प्रॉपर तरीके से हम उसका डीशेड्यूलिंग करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, पूरा गर्दा वगैरह ना हो उसको क्लीन करते हैं। ओके, यानी कि सी चेक हम रिपीट ए एंड बी चेक जी
और एक्स्ट्रा आपने जो जो हम सी चेक में करते हैं वो पॉइंट बताएं। रेडिएटर डी स्केलिंग स्केलिंग और गैस्केट हेड चेंज, सिलेंडर हेड की गैस्केट चेंज होती है जी, और टैपिड सेटिंग होती है। जी। यानी 3 चीज हम सी चेक में एक्स्ट्रा करते हैं। जी ओके, वेरी गुड। और डी चेक हम कितने समय पे करते हैं? जी, डी चेक हमारे 6000 या 6000 रनिंग आवर हो जाता है या फिर 2 साल हो जाता है तो करते हैं। और इसमें पहले क्या करते हैं कि ए चेक, बी चेक और सी चेक रिपीट करते हैं। और इसमें ये करते हैं कि एज अ रिक्वायरमेंट कोई भी दिक्कत हो तो उसको प्रॉपर हॉलिंग करते हैं। कोई भी चेंजिंग करना हो या कोई भी रिप्लेसमेंट करना हो, प्रॉपर तरीके से हम एज अ न्यू बना देते हैं डीजी को, कि कोई भी दिक्कत ना हो, पूरे तरीके से हर पार्ट्स वगैरह न्यू हो, कोई दिक्कत नहीं हो, प्रॉपर तरीके से डीजी चल सके। इसलिए हम पूरे बढ़िया से उसको हर चीज चेक करते हैं और चेंज करते हैं एज अ रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों, शादाब जी ने बताया है डी चेक का मतलब है फाइनल चेक। रिपीट ए बी एंड सी चेक। उसके बाद हमें जो भी हमारा अदर कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, पूरा जनरेटर की ओवरहालिंग होती है। पूरा जो जनरेटर का बोर्ड, सिलेंडर, पिस्टन, लाइनर, काम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, फ्लाई व्हील, अल्टरनेटर, आपका एबीआर, डायनोमा, टोटल जो भी हमारे जनरेटर के जो भी इक्विपमेंट है उन सबको प्रॉपर चेक किया जाता है, क्योंकि ये हमारा फाइनल चेक है। इसमें कोई भी कमी होती है तो प्रॉपर चेंज की रिक्वायरमेंट होगी तो चेंज करेंगे और रिपेयर की रिक्वायरमेंट होगी तो रिपेयर करेंगे। ओके। और डीजी कितने प्रकार के होते हैं? ये डीजी हमारे बेसिकली कूलिंग पे डिवाइड किया जाता है। एक वाटर कूल्ड डीजी होता है, एक एयर कूल्ड डीजी होता है। एयर कूल्ड डीजी में बेसिकली हमारे एयर से कूलिंग होता है जिसमें रेडिएटर लगा रहता है। और वाटर कूल्ड डीजी में हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर को कम करने के लिए, कूलिंग करने के लिए, ठंडा करने के लिए, जिसमें हम हीट एक्सचेंजर इस्तेमाल करते हैं और कूलिंग टावर इस्तेमाल करते हैं। ओके, वेरी गुड। यानी 2 टाइप के डीजी होते हैं, जी। एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड, और आपने दोनों का डिफरेंस भी बताया। वेरी गुड। और डीजी के कितने स्टॉक होते हैं? बेसिकली डीजी में 4 स्टॉक होते हैं, इनटेक, एग्जॉस्ट और पावर और कंप्रेसर स्टॉक होते हैं। ओके। इनटेक, इंडक्शन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक और ऑब्जेक्ट स्ट्रोक। वेरी गुड। फुल चार्ज जो हमारी डीजी की बैटरी होती है, जी सर, उसकी फुल चार्ज बैटरी की ग्रेविटी कितनी होती है? 1280 से लेकर 1300 फ्रिक्वेंसी तक होती है ग्रेविटी उसकी। ओके, वेरी गुड। और हाल्फ चार्ज की कितनी होती है? हाल चार्ज की 1200 होती है सर। 1200 तक। ओके। और डेड बैटरी हम कितने पे मानते हैं? 1140 तक मानेंगे। वेरी गुड। यानी 1140 से नीचे होगी तो डेड डेड हो बैटरी जाएगी। मानेंगे। वेरी गुड। बैटरी के अंदर हमारे 6 सेल होते हैं। जी सर। तो प्रति सेल हम बैटरी वोल्टेज कितना होना चाहिए जो हम सही माने? 1.8 से लेकर 2.2 वोल्ट होना चाहिए सर। वेरी गुड। यानी प्रति सेल 1.8 से 2.2 वोल्टेज होगा तो बैटरी हमारी फुल चार्ज, अच्छी कंडीशन है। जी सर। वेरी गुड। और ये डीजी की जो रेटिंग होती है ये हम किस में लेते हैं? इसमें हम केवीए में लेते हैं सर डीजी का रेटिंग। वेरी गुड। डीजी की रेटिंग केवीए में। केवीए में। वेरी गुड। जी सर। और डीजी का पावर फैक्टर कितना होता है? जी, बेसिकली डीजी का पावर फैक्टर 0.8 होता है। वेरी गुड। कूलेंट कितने प्रकार की होती है? कूलेंट 2 प्रकार का होता है सर। एक होता है कांस्टेंट, एक होता है मिक्सचर, प्रीमिक्स जिसे बोलते हैं, जिसमें मिला रहता है। कॉन्सेंट्रेट और प्रीमिक्स। जी। वेरी गुड। 2 डीजी हमारे, यानी कि डीजी नंबर 1 और डीजी नंबर 2, जी। दोनों डीजी हमारे एलटी पैनल में इनकमर से ऑन है, लोड पे है। जी। और उनके बीच में हमारा बस कपलर लगा हुआ है। जी। तो बस कपलर हमारा ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा? अगर दोनों डीजी हमारे लोड में है तो बीच का बस कपलर ऑब्वियसली हमेशा ऑफ रहेगा, क्योंकि बस कपलर का काम होता है सप्लाई को कनेक्ट करना, जोड़ना। और ऑब्वियसली जब दो हमारे बस कपलर ऑन रहेंगे, दोनों लोड रहेगा इनकमर पे, तो बस कपलर बीच वाला हमेशा ऑफ रहेंगे। क्योंकि अगर हम ऑन कर देंगे तो दोनों जो इनकमर पे जो लोड आ रहा है डीजी का, वो दोनों आपस में भिड़ जाएंगे, जिससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बड़ा धमाका हो सकता है, हमारे बहुत से हार्म हो सकते हैं हमको खुद का और फिर वो इक्विपमेंट का। इसलिए दोनों इनकमर में जो लोड आ रहा है उसको बीच का बस कपलर हमेशा हम ऑफ रखेंगे।
वेरी गुड। तो दोस्तों जैसा कि मिस्टर शादाब जी ने बताया है, वैसे हम इंटरलॉकिंग रखते हैं एलटी पैनल में, पर हम ऐसी गलती क्यों करें जब हमें पता है कि दो डीजी या दो ट्रांसफार्मर के बीच में जो बस कपलर होगा, बस कपलर का काम है सप्लाई को मेक एंड ब्रेक करना। तो शादाब जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, उसको हमें हमेशा ऑफ रखना पड़ेगा, चाहे वो ट्रांसफार्मर के बीच में हो या डीजी इनकमर के बीच में। वेरी गुड। तो एलटी पैनल में हम दो प्रक्रिया अपनाते हैं ऑटोमेशन के लिए, एक होता एएमएफ और एक होता पीएलसी। तो शादाब जी थोड़ा सा एएमएफ की फुल फॉर्म के बारे में बताइए। जी, एएमएफ का फुल फॉर्म होता है ऑटो मैनुअल फंक्शन, जिससे हम वहाँ उसमें ऑटो में रखना है या मैनुअली जाके करना है, उसको वो फंक्शनल जो उसका जो फंक्शन होता है वो उससे परफॉर्म किया जाता है। इसे हम ऑटो में अगर रखेंगे तो डीजी ऑटो स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम जाके डीजी में स्टार्ट नहीं करना चाहिए, वो सेटिंग रहता है ऑलरेडी। अगर हम मैनुअली में रखेंगे तो हम जाके प्रॉपरली हमको डीजी में जाके डीजी से स्टार्ट करना पड़ेगा डीजी को, तो वो फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, इसलिए उसको एएमएफ ऑटो मैनुअल फंक्शन नाम दिया जाता है। वेरी गुड। तो दोस्तों जैसा कि शादाब जी ने बताया, ये सेलेक्टर स्विच को हम ए पे सेलेक्ट करेंगे तो सिस्टम हमारा ऑटो में चलेगा, और एम पे रखेंगे तो मैनुअल चलेगा। या नंबरिंग की बात करें, नंबर 1 पे ऑटो होता है, नंबर 2 पे मैनुअल होता है। वेरी गुड। और पीएलसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर। पीएलसी बेसिकली लगाया जाता है जितने भी हमारे इक्विपमेंट होता है सबका वहाँ से सेटिंग और कोडिंग वगैरह रहता है, जिससे हमारे सब चीज़ का प्रॉपरली वहाँ से एक कंडीशन जो कंट्रोल किया जाता है। पीएलसी एक ऐसा होता है जहाँ पे हमारे रेटिंग वगैरह शो होता है और हर चीज़ का सेटिंग को कंट्रोलिंग वहाँ से किया जाता है। यानी प्रॉपर पीएलसी के द्वारा हम जितने भी हमारे ब्रेकर हैं उनको इक्विपमेंट को हम कंट्रोल करते हैं, ऑटोमेशन में ऑन ऑफ कर सकते हैं। वेरी वेरी गुड। तो शादाब जी सर, हमारे जो ये सब पीएलसी सिस्टम है जी, इसका काम होता है बेसिकली सिंक्रोनाइजिंग। जी जी सर। तो मैं जानना चाहता हूं कि सिंक्रोनाइजिंग क्या है? बेसिकली सिंक्रोनाइजिंग ये होता है कि जब हमारे दो डीजी के अल्टरनेटर जो होता है उसको अगर हम पैरेलली कंबाइंड मर्ज कर दे, जोड़ दे, तो उसको हम सिंक्रोनाइजिंग कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक डीजी के अल्टरनेटर को अगर हम जोड़ दें, मर्ज कर दें पैरेलली, जी पैरेलली, तो उसको सिंक्रोनाइजिंग कहते हैं। वेरी गुड। तो शादाब जी सिंक्रोनाइजिंग के समय जी जब हम डीजीओ को सिंक करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सिंक्रोनाइजिंग के समय बेसिकली हमारे फेज वोल्टेज जो होना चाहिए वो वोल्टेज दोनों में बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हमारे दोनों डीजी से प्रॉपर चल पाएगा। ओके। उसमें फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए दोनों डीजी का, और इसमें क्या होता है फेज सीक्वेंस जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए दोनों डीजी का, तभी वो चालू हो पाएगा, दोनों ऑन हो पाएगा। वेरी गुड। तो दोस्तों जैसा कि शादाब जी ने बताया है, सिंक्रोनाइजिंग के समय हमें 3 बातों का मुख्य ध्यान रखना पड़ता है। दोनों अल्टरनेटरों के टर्मिनल वोल्टेज समान हो, फेज सीक्वेंस समान हो, और दोनों अल्टरनेटरों की फ्रीक्वेंसी समान हो, तभी एक दूसरे के साथ में वो सिंक हो पाता है। वेरी गुड। शादाब जी सिंक्रोनाइजिंग की कितनी विधि है? सिंक्रोनाइजिंग की 2 विधि है, एक सिंक्रो स्टॉक विधि होता है, स्कोप विधि, एक डार्क लैंप विधि होता है। वेरी गुड। तो दोस्तों ये 24 नंबर्स जो क्वेश्चन थे जिनका मिस्टर शादाब जी ने आंसर दिया है, और इससे जो हमारे टेक्निकल के साथी, चाहे वो डीजी ऑपरेटर डेजिग्नेशन के लिए हो, इलेक्ट्रीशियन के लिए हो, टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए हो, चाहे वो इंजीनियर के लिए हो, ये बेसिक जो जानकारी थी डीजी से रिलेटेड, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उन सभी के बारे में मिस्टर शादाब अहमद ने जो जवाब दिया है, वीडियो को देखकर हमारे टेक्निकल के साथी आसानी से जो ये 24 नंबर्स याद कर, जो क्वेश्चन है इन्हें याद करके एक टेक्निकल के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा 1 मंथ का ऑफलाइन कोर्स रहता है जिसमें हम थ्योरिकली सेंटर पर और प्रैक्टिकली प्रॉपर साइट पर ले जाकर बिल्कुल ग्राउंड लेवल से
तैयारी कराते हैं। जो हमारे साथी पहले से वर्किंग है और कई कई वर्ष से एक ही पद पर कार्यरत है, पद प्रमोशन नहीं हो रहा, तो दोस्तों उस टाइप की भी हम नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों यदि आपने भी ITI, डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है और किसी भी सन में पास आउट किया हो, आप भी हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और टेक्निकल फील्ड में एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कोर्स मात्र 1 मंथ का है। हमने हॉस्टल फैसिलिटी बिल्कुल फ्री में दी हुई है, हॉस्टल फैसिलिटी का कोई चार्ज नहीं है और 1 मंथ का कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम 100% जॉब प्लेसमेंट कराते हैं और जॉब प्लेसमेंट का भी कोई चार्ज नहीं लेते। आइए दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ फ्री में है, तो मैं कोर्स की फीस के बारे में आपको बता देता हूं कि हमने कोर्स की फीस क्या रखी हुई है। तो दोस्तों हमने कोर्स की जो फीस रखी है वो बिल्कुल मिनिमम अमाउंट रखा है, जिसको आसानी से हमारे टेक्निकल के साथी हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकें। हमने जो कोर्स की फीस रखी है वो मात्र 2500 रुपये फीस रखी है। कोर्स के दौरान हम मात्र 2500 रुपये लेते हैं और जैसे ही बच्चे को हम जॉब प्लेसमेंट करा देते हैं 2500 रुपये हम आफ्टर जॉब लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो कोर्स की टोटल फीस है वो मात्र 5000 रुपये है। तो दोस्तों देरी किस बात की, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें जनहित स्किल्ड को और पाएं टेक्निकल फील्ड में एक अच्छी जॉब। अधिक जानकारी के लिए YouTube पे हमारे जनहित स्किल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।